स्वागत है आज के इस खास विश्लेषण में। आज हम शरीर के उन अदृश्य लेकिन बेहद ताकतवर केमिकल मैसेंजर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो इंसान की ग्रोथ, उसके सर्वाइवल और यहाँ तक कि उसके स्ट्रेस लेवल को भी पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं। कहने को तो शरीर के अंदर चलने वाली ये पूरी हार्मोनल व्यवस्था काफी जटिल लगती है, लेकिन अगर हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझे तो ये किसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने जैसा है। तो चलिए इस सिस्टम का एक पूरा मैप तैयार करते हैं। तो आज का एजेंडा क्या है? सबसे पहले हम समझेंगे कि ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं, फिर हम ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे। शुरुआत करेंगे हमारे दिमाग के कंट्रोल सेंटर्स से, फिर गर्दन और छाती में मौजूद रेगुलेटर्स और उसके बाद पेट के हिस्से में काम करने वाले रिस्पॉन्डर्स की बात करेंगे। और हाँ, आखिर में एग्जाम्स की तैयारी करने वालों के लिए हम हार्मोन्स और उनसे जुड़ी बीमारियों की एक खास टेबल भी देखेंगे। चलिए सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। शरीर में ये ग्रंथियां या ग्लैंड्स आखिर हैं क्या और ये कितने तरह की होती हैं? मुख्य रूप से ग्रंथियों के काम करने के तरीके में एक बहुत बड़ा अंतर होता है। एक तरफ होती हैं बहिर्स्रावी ग्रंथियां यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। इनके पास अपना खुद का पाइप या डक्ट होता है, जैसे हमारी पसीने या आंसुओं वाली ग्रंथियां। ये नलियों के जरिए एंजाइम्स या पसीना बाहर निकालती हैं। लेकिन दूसरी तरफ होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, जो डक्टलेस होती हैं। इनके पास कोई नली नहीं होती। अब एक बड़ा सवाल ये है कि अगर डक्टलेस ग्रंथियों के पास कोई पाइप नहीं है तो वे अपना केमिकल मैसेज शरीर में भेजती कैसे हैं? इसका जवाब है हमारा ब्लड। ये ग्रंथियां अपने शक्तिशाली हार्मोन्स सीधे हमारे खून में छोड़ देती हैं और फिर रक्त संचार का विशाल नेटवर्क इन हार्मोनों को उनके सही टारगेट तक पहुंचाता है। ब्लड सर्कुलेशन के बिना ये डक्टलेस ग्रंथियां बिल्कुल अधूरी हैं। अच्छा, इन दोनों के अलावा एक तीसरी कैटेगरी भी है, मिश्रित ग्रंथियां यानी हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है हमारा अग्नाशय या पैंक्रियाज। ये सच में एक मल्टीटास्कर है। ये एक ही वक्त में पाइप के जरिए पाचन के लिए एंजाइम भी बनाता है और बिना पाइप के सीधे खून में ब्लड शुगर को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स भी छोड़ता है ना कमाल की बात? अब शरीर के निचले हिस्से से सीधे ऊपर हमारे हेडक्वार्टर्स यानी मस्तिष्क की ओर चलते हैं। आइए देखते हैं कि शरीर का अल्टीमेट कंट्रोल सेंटर कैसे काम करता है। हमारे ब्रेन में एक प्रॉपर कमांड चेन चलती है। सबसे ऊपर है हाइपोथैलेमस। ये सुप्रीम कमांडर है। ये अपने नीचे मौजूद पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देता है। पिट्यूटरी ग्लैंड सिर्फ मटर के दाने जितनी होती है, लेकिन इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं क्योंकि ये शरीर की बाकी सभी ग्रंथियों का मैनेजमेंट देखती है। और वहीं पास में है पीनियल ग्रंथि, जो हमारी बायोलॉजिकल क्लॉक है। ये मेलेटोनिन छोड़कर हमारे सोने और जागने के रूटीन को सेट करती है। हमारी शारीरिक विकास प्रक्रिया में इस पिट्यूटरी ग्रंथि का रोल सबसे अहम है। इससे निकलने वाले ग्रोथ हार्मोन की बस कुछ ही बूंदें हमारी हाइट और ग्रोथ तय करती हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये बैलेंस बिगड़ जाए तो क्या होगा? अगर ये हार्मोन बहुत ज्यादा निकलने लगे तो शरीर गोरिल्ला जैसा विशाल हो जाता है। इसे एक्रोमेगाली या जाइगेंटिज्म कहते हैं। और अगर ये हार्मोन कम रह जाए तो शरीर की ग्रोथ रुक जाती है और इंसान बौनापन का शिकार हो जाता है। सच में ये मास्टर ग्रंथि अकेले कई मोर्चों पर काम करती है। ये प्रोलैक्टिन बनाती है जो दूध उत्पादन शुरू करता है। फिर है ऑक्सीटोसिन, जिसे लव हार्मोन या डिलीवरी हार्मोन भी कहते हैं, जो प्रसव के दौरान गर्भाशय में संकुचन पैदा करता है। और हाँ, वासोप्रेसिन भी है, जो यूरिन के जरिए शरीर से एक्स्ट्रा पानी बाहर जाने से रोकता है। एक छोटी सी ग्रंथि और काम इतने सारे। खैर, दिमाग से थोड़ा नीचे आते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है कि शरीर का तापमान और हमारी हड्डियों की मजबूती यानी कैल्शियम को कौन मैनेज करता है? इसका जवाब जानने के लिए हमें सीधे गर्दन और छाती के हिस्से में मौजूद रेगुलेटर्स को देखना होगा। गले में मौजूद तितली के आकार वाली थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। इसे आप शरीर का प्राइमरी थर्मोस्टैट मान सकते हैं। ये मेटाबॉलिज्म से लेकर तापमान तक सब कुछ कंट्रोल करती है। और ये काम कैसे करती है? थायरॉक्सिन हार्मोन रिलीज करके। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ये पूरा प्रोसेस हमारे खाने में आयोडीन की मात्रा पर काफी हद तक निर्भर करता है।
थायराइड हार्मोन्स में हल्का सा भी असंतुलन बड़े शारीरिक बदलाव ला सकता है। अगर ये ग्रंथि कम काम करे तो आयोडीन की कमी से घेंगा यानी गोइटर हो जाता है और बच्चों में क्रिटिनिज्म हो सकता है, जिससे उनका विकास रुक जाता है। दूसरी तरफ अगर ये ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो जाए तो ग्रेव्स डिजीज हो जाती है, जिसमें इंसान की आंखें सूजकर बाहर की तरफ आ जाती हैं। इसी थायराइड के ठीक पीछे 4 छोटे लोब्स छिपे होते हैं, जिन्हें पैराथायरॉइड कहते हैं। यही वो ग्रंथि है जो शरीर में कैल्शियम को रेगुलेट करती है। इसके थोड़ा नीचे छाती में थाइमस ग्रंथि होती है। ये ग्रंथि अपने आप में एक जादू है। बचपन में ये हमारी इम्यूनिटी बनाती है, लेकिन जैसे जैसे बुढ़ापा आता है ये धीरे धीरे सिकुड़कर गायब हो जाती है। यही वजह है कि बुजुर्गों में बीमारियों से लड़ने की ताकत कम हो जाती है। अब और नीचे उतरते हैं हमारे पेट की ओर। चलिए देखते हैं कि हमारी एनर्जी और अचानक आने वाले स्ट्रेस को कौन और कैसे मैनेज करता है। यहाँ हमारा जाना पहचाना अग्नाशय यानी पैंक्रियाज वापस आता है। इसमें आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस नाम का एक हिस्सा होता है जो पूरी तरह से ब्लड शुगर को बैलेंस करने का काम करता है। ये एक डुअल सिस्टम है। अल्फा कोशिकाएं ग्लूकागॉन बनाती हैं जो शुगर बढ़ाता है, और बीटा कोशिकाएं इंसुलिन बनाती हैं जो शुगर को कम करता है। एकदम परफेक्ट बैलेंस। अब बात करते हैं किडनी के ठीक ऊपर बैठी एड्रिनल ग्रंथियों की। इन ग्रंथियों को आप 2 अलग-अलग फैक्ट्रियों में बांट सकते हैं। बाहरी परत है कॉर्टेक्स और अंदरूनी हिस्सा है मेड्यूला। और मजे की बात यह है कि इन दोनों का काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। कॉर्टेक्स लंबे समय तक चलने वाले तनाव को देखता है, जबकि मेड्यूला अचानक आई इमरजेंसी को संभालता है। थोड़ा और डिटेल में जाएं तो एड्रीनल कॉर्टेक्स कॉर्टिसोल के जरिए आपके स्ट्रेस को मैनेज करता है, एल्डोस्टेरॉन के जरिए शरीर में नमक बचाता है और स्टीरॉयड हार्मोन भी बनाता है। लेकिन दूसरी तरफ एड्रीनल मेड्यूला तो सच में एक लाइफ सेवर है। जब आप किसी खतरे में होते हैं तो ये एड्रीनालाइन और नॉर एड्रीनालाइन छोड़ता है। यही हार्मोन्स हमें तुरंत फाइट या फ्लाइट यानी लड़ने या भागने के लिए तैयार करते हैं। चलिए, हमने शरीर का पूरा मैप तो देख लिया। अब इस पूरी चर्चा को थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नजरिए से समेटते हैं। इस टेबल को देखिए, ये एक बहुत ही क्विक समरी है कि कौन सी ग्रंथि कहाँ है और क्या बनाती है। जैसे पीयूष ग्रंथि ब्रेन में है और ग्रोथ हार्मोन बनाती है। थायराइड गले में है और थायरॉक्सिन रिलीज करती है। अग्नाशय पेट में इंसुलिन बनाता है और एड्रीनल किडनी के ऊपर एड्रीनलिन छोड़ता है। एग्जाम्स में सीधे तौर पर ऐसे ही मैचिंग या वन लाइनर सवाल पूछे जाते हैं। और ये टेबल तो एग्जाम्स के लिए और भी ज्यादा क्रूशियल है। हार्मोन्स ज्यादा हो या कम, शरीर पर उसका सीधा असर पड़ता है। इंसुलिन कम होने पर डायबिटीज होती है। कैल्शियम को कंट्रोल करने वाले पैराथायराइड का स्राव ज्यादा हो जाए तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है, जिससे हड्डियों में छेद हो जाते हैं। और पिट्यूटरी के ग्रोथ हार्मोन का इम्बैलेंस बौनापन या जाइगेंटिज्म जैसी समस्याएं पैदा करता है। इतनी सारी जानकारी को याद कैसे रखें? इसके लिए कुछ आसान शॉर्टकट्स हैं। प्रोलैक्टिन याद रखने के लिए लैक्टोज शब्द को सोचिए, जो दूध में पाई जाने वाली शर्करा है। पैराथायराइड को याद रखने के लिए पैरा को अंग्रेजी के 4 से जोड़िए, क्योंकि इसमें 4 लोब्स होते हैं। और एड्रेनालिन, बस 3F याद रखिए, फ्लाइट, फाइट, फियर। हो गया ना आसान? तो आज के इस विश्लेषण के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल जहन में आता है। अगर ये खून में चुपचाप बहने वाली सूक्ष्म बूंदें हमारी ऊंचाई, हमारा डर, हमारी नींद सब कुछ तय करती हैं, तो असल में इस शरीर का बॉस कौन है? हमारा सचेत दिमाग या फिर ये खामोश ग्रंथियां? इसी दिलचस्प सवाल के साथ आज की यह चर्चा यहीं खत्म करते हैं।